नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले मंगलवार के दिन महाराष्ट्र में सियासी संकट की शुरुआत हो गई थी। आज उस संकट पर करीब करीब पर्दा उठता हुआ दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, कानूनी सलाह ले रहे हैं। दिल्ली से मुंबई लौटने के बाद सरकार पर फाइनल मुहर लग सकती है, ये हमारी जानकारी है अब तक की। उधर गुवाहाटी में होटल में मौजूद एकनाथ शिंदे आज पहली बार होटल से बाहर निकलकर पत्रकारों के सामने आए। शिंदे ने यह साफ कर दिया कि वो शिवसेना से बाहर नहीं हुए हैं और जल्द मुंबई लौटेंगे। हर एक सेंटेंस के अंदर के पहलू को समझने की कोशिश कीजिएगा। शिंदे और फडणवीस की हलचल ये संकेत दे रही है कि नई सरकार के लिए उनकी तैयारी अब लगभग पूरी है। खबरों की माने तो नई कैबिनेट का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है और इस वक्त हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। लेकिन हार तय होने के बाद उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील करने में लगे हुए हैं। जो शिवसेना कल तक बागी विधायकों को डरपोक, गद्दार, पीठ में छुरा घोंपने वाले और न जाने क्या क्या कहती थी, उसके सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं। बाकायदा एक चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी का मजमू हमारे साथ मौजूद है, ये आपके सामने। उन विधायकों से ये अपील कर रहे हैं कि वापस लौटकर घर आ जाइए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मिलजुल कर हम रास्ता निकाल लेंगे। शिवसेना ने जो सम्मान दिया है वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। मुझे अभी भी आपकी बड़ी चिंता है। ये वो मजमू है जो मैं पढ़कर सुना रही हूं आपको। लेकिन क्या उद्धव की अपील को अब बागी विधायक सुनेंगे? क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है। उद्धव के इमोशनल कार्ड खेलने में देरी इसलिए हो गई है क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि फडणवीस की सरकार का फॉर्मूला लगभग तय है। उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकिन कौन लेकर आएगा, ये सवाल है। सदन के बाहर तो शिंदे गुट ने अपनी ताकत दिखा दी, सदन के अंदर क्या होगा? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस पर चर्चा हो और मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा देना और बता देना चाहती हूं। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे अपने कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। उद्धव कैबिनेट में थोड़ी देर में चर्चा शुरू हो जाएगी। उद्धव ठाकरे भले ही ये कह रहे हैं कि कई विधायक मेरे संपर्क में है, लेकिन क्या शिंदे शक्ति के आगे सरेंडर है? क्यों ये बैठक बुलाई जा रही है? कैबिनेट की बैठक के माने क्या है? क्योंकि कहा यह गया कल कि हम सरकार के कामकाज में किसी तरह का कोई दखल नहीं देना चाहते हैं और इसीलिए मंत्रालय जो था वो बागी विधायकों से छीन करके मौजूद जो उनके साथ विधायक हैं उनको दे दिया गया। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रौनक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रौनक, सबसे पहले ये बैठक कब शुरू होने वाली है? देखिए रूबिका, कुछ देर के बाद ये जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है वो शुरू हो सकती है। मुख्य तौर पर मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं कि ये बैठक जो है आज दोपहर 2:30 बजे होने वाली थी, लेकिन इसका टाइम जो है ऐन वक्त पर बदलकर 5 बजे कर दिया गया है। जो निश्चित तौर पर जो चर्चा अधिकारियों में और राजनीतिक हलकों में हमें सुनने मिल रही है, मुख्य तौर पर क्या ये उद्धव ठाकरे की आखिरी कैबिनेट की बैठक है? क्या इस बैठक में वो बड़ा ऐलान करने वाले? क्योंकि इसके संकेत जो है इस बात को लेकर मिलने लगे कि कुछ देर पहले उनके कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया। बागी विधायकों को संबोधित करते हुए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे बेहद ही भावनात्मक तरीके से जो गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायक हैं उनसे अपील करते हुए दिख रहे हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आपके परिवार के लोगों से कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, हमारे घर के लोगों ने आपके लोगों से जो बात की उसकी भी जानकारी इस वक्त आप उठा रहे हैं। आपके जहन में जो सवाल, मेरे जहन में जो सवाल, दर्शकों के जहन में है, वही एबीपी न्यूज उठा रहा है। सवाल नंबर 1 यही इस वक्त कैबिनेट को लेकर आता है कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने वाले हैं? क्यों इस कैबिनेट को 5 बजे शिफ्ट कर दिया गया? दूसरा सवाल ये कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरेंडर कर देंगे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने बागियों के आगे घुटने टेक दिए हैं? चौथा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उद्धव ने बागियों से जो अपील की है उसमें कहीं देरी तो नहीं हो गई? और चलिए देरी से अपील कर भी दी तो क्या बागी विधायक ये बात सुनने वाले हैं? इन सवालों के इर्द गिर्द अभी हुंकार होगी। मैं बहस शुरू करूं उससे पहले आपको बड़ी खबर दे देना चाहती हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जैसे जैसे सुई का कांटा आगे बढ़ रहा है, घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे महाराष्ट्र के उस तमाम खबरों के सस्पेंस पर से पर्दा उठ रहा है। थोड़ी ही देर में उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली है।
उद्धव कैबिनेट की बैठक में क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? क्या वो कोई और बड़ी बात कहने वाले हैं? क्या उन्होंने शिंदे शक्ति के आगे सरेंडर कर दिया है? जो आज इमोशनल अपील उन्होंने की, उसमें कहीं देरी तो नहीं हो गई है? 5 बजे ये बैठक बुलाई, 5:10 इस वक्त हो रहे हैं। अभी मैं आपको 2 सीन दिखाने वाली हूं और ये आंकड़ों के लिहाज से पहला सीन आपके सामने है। इस वक्त महाराष्ट्र में जो कुल सीटें हैं वो 287 है। बहुमत के लिए मैजिकल आंकड़ा 144 है। शिवसेना के पास 16 है, बागी 39 है, बीजेपी के पास 106 है, एनसीपी के पास 53 है, कांग्रेस 44 और अन्य के खाते में 7 है और दूसरी तरफ अन्य आप 22 देख रहे हैं। तो सरकार के साथ कुल मिलाकर कितने आ गए? 120 और बागियों के साथ बीजेपी, बागी और अन्य मिलाकर हो गए 167। इस केस में भी अल्पमत में साफ तौर पर उद्धव सरकार या महाविकास आघाड़ी आपको नजर आ रही है। 144 से बहुत दूर 120 पर आकर कांटा अटक रहा है। अब मैं दूसरा सीन आपको बताती हूं जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि भाई ये तो अयोग्य करार दिए जाएंगे, फ्लोर टेस्ट में व्हिप जारी होगा और जब ये व्हिप नहीं मानेंगे तो इनको अयोग्य करार दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसे में एक और तस्वीर बनती है, घटकर उन 39 को हटाकर कुल संख्या हो जाती है 248। बहुमत के लिए तब आपको चाहिए होंगे 125। आप उस केस में भी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य को मिला दे तो सरकार के पास 120 है। लेकिन बीजेपी और अन्य जो पिछले वाले सीन में भी थे, इन 39 को हटा देने के बाद 128, यानी बहुमत से 3 सीटें ज्यादा बीजेपी प्लस अन्य के खाते में अभी आ रही है। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में एक चीज एकदम क्लियर है और वो ये है कि अल्पमत में महाविकास आघाड़ी दिख रही है। अमिताभ सिन्हा वकील है सुप्रीम कोर्ट में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी साहब शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। विद्या चौहान कुछ देर में जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी जी स्टूडियो में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल निकम साहब वरिष्ठ वकील, उनका हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत पेचीदा अब ये मामला है और इसे समझना आसान शब्दों में बहुत जरूरी है। और इसीलिए किशोर जी शुरुआत में आपसे कर रही हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये देखो रूपिका जी, तुम्हारा चैनल अगर कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि सरकार गई, उद्धव जी ने घुटने टेक दिए, ऐसा है। अब आपको मैं बताता हूँ, एकनाथ शिंदे स्टाफ के जो स्पोक पर्सन है दीपक केसरकर, उन्होंने बताया कि हम शिवसैनिक है, हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे है। एकनाथ शिंदे से भी मेरी बात हुई, वो भी कहते हैं कि उद्धव जी हमारे नेता है। उद्धव जी ने उनकी जो 3 तकलीफें थी, एक तकलीफ थी घटक पक्षों, दूसरी तकलीफ है ईडी प्रकोप की, तीसरी तकलीफ है जबरन बीजेपी के साथ जाने की। तो ये 3 ही तकलीफों पे उद्धव जी ने अपना कार्ड खेल लिया है और हमारे कार्ड अभी ओपन है और हम अब उनसे बात करेंगे। सारे ये शिवसैनिक है, हमारे घर का मामला है, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। लड्डू कितने भी बांट लो, लड्डू कितने भी बांट लो बीजेपी वाले। किशोर जी, गद्दार, लाश, इनका पोस्टमार्टम करेंगे, डरपोक, छुरा भोंकने वाले, छुपकर बैठे हैं, दगाबाज, आज इससे बेशरम, निर्लज, अभी तो बहुत है। मुझे तो जितने थे वो मैंने एक थोड़े बहुत तो लिख लिए। किशोर जी सच्ची बताइए, देखिए आप बहुत शरीफ इंसान हैं, आप मुझे बताइए, ये आप ही की पार्टी की तरफ से कोई छोटे मोटे लीडर ने नहीं कहा? कभी संजय राउत कह रहे हैं, कभी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और अब इमोशनल अत्याचार। प्रिय शिव सैनिकों, भाइयों बहनों, लौट आओ घर, आओ ना मिलकर बात करते हैं। मतलब पहले गद्दार और फिर इमोशनल अत्याचार। एक मिनट, ऐसा है, उद्धव जी के आवाज के बाहर कोई नहीं है। अगर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में आना चाहती है तो उनको मातोश्री के रास्ते ही आना पड़ेगा।
मैं ये फाइनल बोल रहा हूँ, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा। किशोर जी, दो बड़ी बातें आपने कही है और मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पहला, आपने ये कहा कि एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो वाया मातोश्री ही बनानी है, यानी आप बीजेपी के साथ जाने के लिए राजी है। जवाब दीजिएगा, सवाल है ये, थोड़ा इंतजार फिर फडणवीस सरकार, क्योंकि यहाँ बातचीत मुलाकातों का दौर अब बिल्कुल दिखता हुआ होने लगा है। कैबिनेट की बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, इसके माने क्या है? 5 बजे वो बैठक शुरू हो जानी थी, हालांकि कुछ देरी बताई जा रही है। हमारे साथ सारे खास मेहमान हुंकार भरने के लिए मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा, शुरुआत में आपसे कर रही हूं, आगे अब क्या होता दिखाई दे रहा है? 2 सिनेरियो तो आपने देखे जो हमने आंकड़ों के लिहाज से समझाने की कोशिश की है। रूबिका जी, जो अभी भविष्य में क्या होगा ये प्रश्न आपका है, तो उसके पीछे थोड़ा सा पीछे देखने की ज़रूरत है। ये अब जो सामने दिखने लगा है वो मूलतः कल परसों के जजमेंट में क्लियर हो गया था। ये जजमेंट ये है जो मैं आपको बताऊं, इनका जो जजमेंट था वो ये था, जो नोटिस थी डिप्टी स्पीकर की वो थी कि 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना। सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे लगता है कि किसी भी लॉयर ने या किसी भी एक्सपर्ट ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, मैंने कल भी किया था, कि अंत जो पूरे ऑर्डर का जो अंत है लाइन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से नंबर लिखा है। 39 MLAs, 39 MLAs की संपत्ति की, उनकी स्वतंत्रता की, उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को दी है। तो ये एक इतना बड़ा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद इन्होंने घुटने टेक दिए, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है कि जो 16 विधायकों के ऊपर में जो अयोग्यता की तलवार लटकाई थी वो अपने आप डिमोलिश हो गई। अब ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि समय का विषय है और ये इन्फेक्चुअस हो जाएगा मामला, क्योंकि कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मामले इन्फेक्चुअस हो जाते हैं। जैसे बहुत फेमस बम्बई केस है, बम्बई केस आज भी यूज होता है, लेकिन SR बम्बई के जो उनकी सरकार गिराई गई थी वो पूरी तरीके से अपना टर्म खत्म करके और उसके बाद आगे समय उसका गुजर गया, तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस में नहीं होगा, यहाँ पर ये इन्फेक्चुअस हो जाएगा। ऑलरेडी ऑर्डर बहुत क्लियर है कि जो 16 जो विधायकों को जो नोटिस दिया गया था वो अपने आप में गलत था, और इसीलिए 39 हैं, 39 विधायकों के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। ये बात उद्धव ठाकरे के जो एडवाइजर है उनको पता चल गया है, उनको समझ में आ गया कि मैं अब आ रहा हूं। मैंने एक मिनट नहीं, किशोर जी बहुत भाषण देते हैं, 1 मिनट मैं अपनी बात लीगल खत्म कर दूं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूबिका जी है कि जो अभी तक आप ये कह रहे हैं नहीं, मैं अब आ रहा हूं, नहीं, अब आ रहा हूं मैं विषय अब। हाँ, और फ्लोर टेस्ट की जिम्मेवारी अब राज्यपाल के पास है। महामहिम राज्यपाल अपने संवैधानिक ताकतों के तहत 174 2B के तहत 174 2B के तहत वो हाउस कन्वीन करेंगे। उसमें सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर में बहुमत से फैसला होगा कि उनके ऊपर में विश्वास है कि नहीं, और उसके बाद नया शायद चुना जाएगा, और उसके बाद जो है विश्वास मत पे चर्चा होगी। ये स्पष्ट है, तो सरकार तो अब गई, अब ये 4 लाख इधर उधर की बात करें। हाँ, वो जुड़ चुकी है हमारे साथ विद्या चौहान, उनका रुख करूं उससे पहले किशोर जी 30 सेकंड में बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये सिन्हा जी ने जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो जो प्ली थी उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से किया गया था, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नर हाउस को बुला ले और विधानसभा को बुला ले, लेकिन ये बुलाने का आदेश नहीं हो रहा है ना। हमारे जो राज्यपाल हैं वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो ना ही एकनाथ शिंदे संवैधानिक पद है। आप इस तरीके से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हल की बात मत करिए आप किशोर जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, हल की बात मत करिए ना, गलत बात है, गलत बात है ये, आप हल की बात कर रहे हैं। अरे मुझे मास्टर तरीका सिखा रहे हैं। अरे भैया, कार्यकर्ता, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर में ये जो टिप्पणी कर रहे हैं गलत बात है। ये आपके अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपका सभी सम्मान करते हैं किशोर जी। वापस ले लिया ना, वापस ले लिया। अब तो मेरे को पूरी बात करने दो। देखिए, नहीं तो एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए जा रहे हैं, नहीं तो बीजेपी जा रही है। मैं एक बता रहा हूँ आपको अमिताभ जी, ये बात ऐसी है, ये हमारे घर का किस्सा है। कुछ लोग नाराज हो गए हैं, वो लौट के आने वाले हैं। आप इतना खुश मत होइए। आपके खुशी का मैं समझ रहा हूँ,
कि हाई कोर्ट का ये लैंडमार्क डिसीजन है, ये है वो है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क है, कुछ लैंडमार्क नहीं है। केवल जो मैनुअल है उसके हिसाब से नोटिस नहीं दी थी, वो 14 दिन की नोटिस दे दी गई है। अब ये डिस्क्वालीफाई होना तय है, बचे हुए को लौट के आना तय है। अगर कुछ ना हो तो आज जो आप मिनिस्टर की लिस्ट बता रहे हैं ना ये लोग, वो देखकर भी वापस आ जाएंगे। बेचारे जो मिनिस्टर बनने गए थे वो तो लौट के आएंगे, अब मिनिस्टर बन नहीं रहे, महाप्रसाद मिल चुका है, ठीक है। सब लौट के किशोर जी, ये तो आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, और उसमें तड़का भी आपने बड़ा शानदार डाला है। असलियत ये है कि दोनों ही केसेस में आपकी सरकार अल्पमत में, सर मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं फिगर्स की बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। और अभी ब्रेक से पहले आपने खुद ये कहा कि अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो वाया शिवसेना होकर जाना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए? शिवसेना तैयार है? उद्धव ठाकरे तैयार है? देखो रूबिका, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है कि बीजेपी ने 40 और 50 तो जोड़ लिए है ना, तो चार्टर प्लेन लगाए गए, 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन मोदी जी इसको इंडोर्स करते हैं, नड्डा जी, मैं नड्डा जी को नहीं मानता, अरुण सिंह को नहीं मानता, मैं अमित शाह को नहीं मानता, लेकिन मोदी जी अगर ये इंडोर्स करेंगे तो महाराष्ट्र से उनको बहुत हानि होने वाली है। उद्धव ठाकरे जी को हटाकर उनकी पार्टी तोड़कर वो सरकार बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कर मैं बोल रहा हूँ, उद्धव जी ने स्पष्ट पत्र दिया। मैंने इतना सिंपल आपसे सवाल पूछा, जितने सिंपल आप आदमी उतना सिंपल मेरा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने गोल 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 जलेबी बना दी उसकी। मैं ये बोलो ना, मैं तिवारी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कहा वाया मातोश्री होकर ही बीजेपी को सरकार बनानी होगी, तो आप लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? नहीं, उद्धव जी का पत्र कहता है कि उनके जो मतभेद और उनकी मांगे हैं उस पे गौर कर लिया जाएगा। इसका मतलब उद्धव जी ओपन है। अब वो लोग अपना अहंकार और उनका ईडी का भय और महाप्रसाद छोड़ के आ जाए। इसे ओपन होना नहीं कहते हैं, इसे मजबूर होना कहते हैं, इसे सत्ता की लालच कहते हैं। आप मानिए ना, और आपके नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उनके पद का भी बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो तो मैं कहूंगी और बगैर किसी खौफ के कहूंगी। अब निजेश अवस्थी जी। जी रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, दीवार पर लिखी हुई इबारत अगर किशोर तिवारी जी को समझ में नहीं आ रही तो ये उनकी मजबूरी है, उनकी कमज़ोरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। जो कल तक और आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो पूरे नंबर हैं, वहाँ तो है नहीं कोई, अभी तक तो यही करते हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। 39 विधायक के जाने के बाद आपके पास कौन सा बहुमत का आंकड़ा है? किशोर तिवारी जी उंगलियों पे गिन करके, कैलकुलेटर लगा करके, कंप्यूटर पे लगा करके किसी तरीके से तो बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। और अगर हैं एक अगर हैं तो सामने दिखा दीजिए। अवस्थी जी, एक आंकड़ा है वो 36 का है। वो ऐसा है ना, बात बड़ी साफ सी है किशोर जी। जो संजय राउत जी ने इन विधायकों के बारे में जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया, और आज नहीं, आप सोच रहे हैं सिर्फ ये अभी की बात है, ये स्थिति इसीलिए आई है किशोर जी। और आप जैसे लोग बैठ करके यहाँ पे जिस तरीके से उनको डिफेंड करते रहे ना, नोटी और हरामखोर को, ये उसका परिणाम है ये। और जो लोग कह रहे हैं ना कि 2 साल से 2.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे, 2 साल कोरोना में निकल गए, उस समय बाहर आते तो कहते कि इस समय महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति है और इस समय ये लोग बाहर निकल रहे हैं, सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही, दिस द लास्ट ऑन द कैमल्स बैक, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, आपको समझ में आता हो तो धीरे धीरे पाइलअप होता रहा। पहले दिन से एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने पर आपने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सावरकर को गद्दार कहना स्वीकार था आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में औरंगजेब की मजार पे जाकर के बरसिया पढ़ने वाले के सामने घुटने टेकना मंजूर था आपको? किशोर जी जवाब, ये था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका? किशोर जी जवाब दीजिए। अवस्थी जी, हमने ना तो हिंदुत्व छोड़ा, ना ही तो ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का था। अगर कोई साझा सरकार रहती है। सर, वो अवनीश जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हाँ आप बोलिएगा सर, वो आप बोलेंगे वो सुन नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं चाहती हूँ स्टूडियो के स्पीकर को ऑन किया जाए ताकि आपकी आवाज सुन सके। रूपिका की आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। हाँ आप बोलिए। आ रही है। ये देखो मैं बताता हूँ कि साझा सरकारों के अंदर जो विपक्षी जो घटक पक्ष होते हैं उन्होंने विवादित बयान नहीं करना चाहिए। और मुझे एक बताइए, ना ही तो हमने हिंदुत्व छोड़ा, ना ही तो हमने कभी अपनी विचारधारा छोड़ी।
और वो सावरकर का जो कांग्रेस की बात थी वो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन जब हम शिवसेना है और वो शिवसेना सावरकर को श्रद्धेय मानती है तो शिवसैनिक का दिल दुखे ऐसी बात कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए। यह अवस्थी जी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये हिंदुत्व ईडी के प्रकोप से जागा है या हिंदुत्व ये महाप्रसाद से जागा है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ये मेरी बोलने की बात है। ओके, अब विद्या चौहान जी, ठीक है, अब आपके जवाब का इंतजार जनता भी कर रही है और आपको देना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले विद्या चौहान वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। विद्या जी, यहाँ पर अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है किसी भी वक्त कैबिनेट बैठक भी शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या? नहीं, बार बार आप लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना आंकड़ा है, तो आप उधर आसाम में बैठ के थोड़ी पूछोगे और करोगे, आपको तो महाराष्ट्र में आना पड़े ना। महाराष्ट्र के लोगों ने आपको चुन के दिया है, विधायक बनाया है, वो भी शिवसेना के टिकट पे आप चुन के आए हैं, और आप जब विधान भवन में, आप भले राष्ट्रपति भवन में बैठिए, भले राज्यपाल के भवन में बैठिए, भले सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लेकिन आपको फ्लोर पे ये आप कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, जो अभी आपके जो बोल रहे थे इस आपकी चर्चा में कि भाई आप कैलकुलेटर लीजिए, आप संख्या काउंट कीजिए, ये संख्या काउंट करने का तो विधानसभा में होगा ना, महाराष्ट्र की विधानसभा में ये काम होगा। हम लोग जी के स्टूडियो में या किसी के स्टूडियो में या भाजपा के कार्यालय में बैठ के या नड्डा जी के पास बैठ के तो तय नहीं कर सकते ना। हम लोगों को यही महाराष्ट्र के विधान भवन में ही फ्लोर पे चर्चा करनी पड़ेगी। ये जो है ये आपको समझना पड़ेगा पहले। और आप जो बार बार बोल रहे हैं कि ये भाषा कौन सी यूज करे, मैं ये विधायकों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये भाजपा के लोगों को भी मालूम है, शिवसेना के लोगों को भी मालूम है, ये सामना की भाषा है, ये बाला साहब ठाकरे की सामना की भाषा है। हर कोई एमएलए ये पढ़ता आया है जिंदगी भर, और ये संजय राउत को आप दोष दे रहे हैं, हमको कोई डिफेंड करने का नहीं उनको। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये शिवसेना की भाषा है, बाला साहब ठाकरे की भाषा है, और यहाँ पर महाराष्ट्र की पुलिस है। आपको सीआरपीएफ को क्यों लाना पड़ता है बीच में? केंद्र क्यों सुरक्षा दे रही है? विद्या जी, क्या महाराष्ट्र राज्य के लिए पुलिस नहीं है? ये सब गलत चल रहा है, ये सब गलत चल रहा है। ठीक है, बस मैं दो चार चीजों पर मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो आप एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, दूसरा ये कि अगर सीआरपीएफ या कहीं और की पुलिस लाई जाती है तो वो इसलिए लाई जाती है क्योंकि वो महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद नहीं है, वो किसी और जगह पर मौजूद है। तीसरा, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर लाशें बिछा देने की, लाश वापस लाने की, पोस्टमार्टम की धमकियां आप भी देख रही हैं। जहां जिस राज्य में बैठी हैं आप, वहां पर हर विधायक जो बागी हो चला है उसके यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है। तो ऐसे में आप बताइए, उनको सुरक्षा ना दी जाए तो फिर और क्या दिया जाए, और धमकियां दी जाए? अब मैं उज्जवल निकम साहब का रुख करना चाहूंगी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र की पुलिस सुरक्षा। विद्या जी मैं आपसे चर्चा करूंगी इस मसले पर, लेकिन आप ये कह रही है ना कि सब कुछ तो फ्लोर पर होगा। अब उज्जवल निकम साहब आ चुके हैं हमारे साथ और जाने माने वकील हैं, हर गुणा भाग गणित बारीकी जो कानून की है वो हमें समझा देंगे आसान भाषा में। उज्जवल जी, इसीलिए पहला सवाल, कहां इस वक्त कानूनी तौर पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो? मैं रुबिका जी कोई सियासी बात नहीं कहूंगा, एब्सोल्युटली सर, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि आज वक्त इस स्थिति में गवर्नर के पास किसी ने भी शिकायत की नहीं है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, तो फ्लोर टेस्ट का अभी सवाल ये पैदा नहीं होता है। दूसरी बात तो अहम बात है, जो शिवसेना का दूसरा गुट जो है, जो खुद को शिवसेना रिबेल जो खुद को शिवसेना से अलग नहीं मानता, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से बोल रहे कि हम उनकी विचारधारा से, लेकिन आज भी इस स्थिति में कल की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज वो 16 विधायक शिवसेना का ही है
और उनको जो डेप्यूटी स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली है उनको जवाब देने के लिए उन 16 विधायकों को 11 तारीख तक सहूलत दे दी। दूसरी बात, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ जो 16 विधायकों ने जो याचिका में जो एलिगेशंस किए उसके लिए उनको भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द करे गए। तो आज स्थिति यह है कि जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी में या मेजॉरिटी में ये तह जरूर हाउस में ही हो सकता है, कोर्ट का ऑप्शन उसमें नहीं है। लेकिन उसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट असेंबली का स्पेशल सेशन कब बुलाया जा सकता है कि अगर गवर्नर के पास कोई शिकायत करे, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में, तभी गवर्नर बुला सकते। अभी संभवतः ये संभव है क्या कि शिंदे गुट ये ऐसी कंप्लेन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में हमारा सपोर्ट नहीं है? अगर वो ऐसे करेंगे तो उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून आ सकता है। इसलिए शिंदे ग्रुप भी गुट बड़ी सावधानी से ये तरीका एलिगेशन नहीं कर रहा है। तो कौन कर सकता है? निर्दलीय जो विधायक है वो कर सकते हैं। अगर शिंदे गुट का कहना ये है कि निर्दलीय गुट हमारे पास है तो निर्दलीय ग्रुप गवर्नर के पास, पर अभी तक ये ऐसा किसी ने नहीं की है ये, और इसीलिए ये चर्चा फिजूल चर्चा है कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में नहीं है। और क्योंकि जब तक ये फ्लोर में डिसाइड नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि ये स्थिति गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्किंग है, यही स्थिति आज। उज्जवल जी, आपने बहुत आसान शब्दों में क्लियरली बता दिया कि हम कहाँ आगे की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप ही नहीं लिया गया है। ये जो पहला स्टेप नहीं लिया गया है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है सर? एक सिनेरियो हमने ये बताया कि मान लीजिए 39 जो विधायक इस वक्त वहाँ गुवाहाटी में मौजूद है, आप उनको डिस्क्वालीफाई मान लीजिए, तो फिर आंकड़ा जो है बहुमत का वो गिरकर नीचे आ जाएगा। देखिए, बहुमत है क्या नहीं ये अहम सवाल है, क्योंकि जो दूसरा शिंदे गुट जो है वो कहता है हम शिवसेना से अलग नहीं हुए। उनका एक ही ग्रीवेंस है कि शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस को जो कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ छोड़नी चाहिए, उनका कहना है। हाँ। और इसलिए मुझे लगता है कि शिंदे गुट बड़ी सावधानी से अपने कदम उठा रहे। वो ये कभी नहीं कह रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के इसमें नहीं फंसने के लिए वो इस प्रकार की चाल चल रहे हैं कि चाहे उस कानून का प्रावधान से उसे कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे, और इसलिए उनकी चाल है। और इसलिए गवर्नर, अगर शिंदे गुट का यह कहना है कि महाराष्ट्र सरकार अभी माइनॉरिटी में, हम मेजॉरिटी में, तो गवर्नर के पास क्यों नहीं जाते? ये अहम सवाल है। गवर्नर साहब के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको भी एक डर है। हाँ, लेकिन निर्दलीय विधायक कर सकते हैं। ठीक है उज्जवल जी, एक और सवाल, मान लीजिए ये जो गुट है शिंदे गुट, अगर ये किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उस पार्टी की अभी उनके पास मौजूद है, तब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो डर है, खतरा है, वो उनके ऊपर मंडराएगा अगर ये कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? जहां तक शिंदे गुट के अभी तक जो स्टेटमेंट्स आए उस आधार पे मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि वो किस पार्टी में मर्ज होंगे। वो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहते हैं, वो शिवसेना से अलग नहीं होना चाहते। वो उनका क्लेम है हम ही शिवसेना वाले हैं, हम ही सच्चे शिवसेना वाले, उनका ये कहना है। वो उद्धव जी को मानते हैं कि हमारे ये लीडर है, हम उनका सुनते हैं। ये इस तरह की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, तो शिवसेना से अलग नहीं देखना चाहते। मैं रूबिका जी एक सवाल पूछ सकता हूं क्या उज्जवल जी? मैं पहले उज्जवल जी से एक बार पूछ लूं, क्योंकि वादा ये था कि उज्जवल जी 1-on-1 बात करेंगे। उज्जवल जी, बस एक सवाल आपके लिए प्रोफेसर साहब पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी निटी-ग्रिटी इसको लेकर। जी उज्जवल जी, हम सब आप लोग आपके प्रति जो हमारी श्रद्धा और सम्मान है वो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या डिप्टी स्पीकर या स्पीकर की भूमिका विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की तो तब आती है ना जब विधानसभा के अंदर कोई बात हो, और अगर पार्टी का विधायक, पार्टी का नेता अगर विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है तो क्या उसने अनुशासनहीनता के लिए कोई उनको नोटिस दिया? क्या कोई अनुशासन समिति ने कोई निर्णय लिया? विधानसभा के बाहर अगर कर रहे हैं तो पार्टी अपने में से निकाले, विधानसभा में विधानसभा स्पीकर कैसे बहुत निकाल बड़ी खबर आ रही है उज्जवल जी, बस 10 सेकंड में अगर आप बात कर दे, इस सवाल का जवाब दे दें 10 सेकंड। जी डिप्टी स्पीकर ने ये बात कही है कि मैंने व्हिप जो निकाला गया शिवसेना की तरफ से, उस व्हिप का आदेश का तुमने उल्लंघन किया है, वो माना नहीं है, और इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई क्यों करनी, इसलिए शो कॉज नोटिस निकाला है। डिस्क्वालीफाई नहीं किया, शो कॉज नोटिस निकाला। शो कॉज नोटिस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।